वेलकम एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। गाइस, जहां तक बात की जाए जेके पीएसआई की या फिर बात की जाए जेके पीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की या फिर कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें पॉलिटी सिलेबस में है, तो शुरुआत हमेशा हम करते हैं एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे पहले ऐसे कौन कौन से एक्ट पास हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जो फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया, जैसे जिसके एलिमेंट्स आज तक हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। तो इस टॉपिक पे पिछली बार जेके पीएसआई पे भी क्वेश्चन पूछा था, वो लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आपको यहां दिख रहा होगा लिंक, इस पे क्लिक करो तो आपको प्रीवियस ईयर जेके पीएसआई में जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे थे उसका वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें आप देखेंगे कि इस टॉपिक से सवाल था एक। इसके अलावा भी जेके पीएससी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है पॉलिटी में कि एवोल्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, कि इंडिपेंडेंस से पहले कैसे पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व किया था। तो ये टॉपिक जो है शुरुआत होती है इसकी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों ने अपनी जगह पढ़ा भी होगा। आज मैं इसी टॉपिक पे एमसीक्यूज लेके आया हूं आपके लिए। तो ये टॉपिक पे यूपीएससी ने भी पिछले 5 साल लगातार सवाल पूछे हैं सिवाय 2021 के पेपर पे। और क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो ऑब्वियसली वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जेके पीएसआई में भी पिछले साल पूछा था तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के रिलेटेड। पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एक पहला एक्ट था जिसमें बड़ी सारी चेंजेस हुई थी। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे को सबऑर्डिनेट बना दिया गया, किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। और साथ ही साथ इसी में प्रोविजन थी कि सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया जाए, कहां पर? कैलकाटा में। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 एंड चार्टर एक्ट 1833। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे बढ़ते हैं, आसान है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। देखो दोस्तों, पहले सुप्रीम कोर्ट का वर्ड इस्तेमाल किया गया, फिर एक लेटर एक्ट में फेडरल कोर्ट का वर्ड इस्तेमाल किया गया। अब ये फेडरल कोर्ट किस एक्ट के तहत बनाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19। हालांकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था नहीं, ये इंडिया काउंसिल एक्ट कहते थे 1909 वाले को, लेकिन ये ऑप्शन में ऐसा डाला जा सकता है और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये ऑप्शन तो गलत ही है। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखा है। 1909 जिसको मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उसका ऑफिशियल नेम इंडिया काउंसिल्स एक्ट था। उसके बाद क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों याद रखिए, फेडरल कोड का प्रोविजन ऑप्शन नंबर डी आएगा। 1937 में फेडरल कोड का प्रोविजन रखा गया और फाइनली फिर 1937 यानी 1937 में फेडरल कोड को बनाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, Which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया? अगर आपने एक्ट पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया था कि जाओ और आप ट्रेड करो ईस्ट में, यानी इंडिया और बाकी जगह ईस्ट में जो आते थे। फिर वक्त के साथ साथ जब ये प्रॉफिटेबल इतना ज्यादा होने लगा तो ब्रिटेन में और भी कंपनी चाह रही थी कि हम भी इंडिया में ट्रेड करें, हम भी इंडिया जाएं। तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी इंडिया के साथ। सिर्फ टी में, यानी चाय की वो जो ट्रेड हुआ करता था टी लीव्स का, उसमें इनकी मोनोपोली रखी और ट्रेड विद चाइना में इनकी मोनोपोली रखी। बाकी सारी मोनोपोली इंडिया के साथ इनकी खत्म कर दी और बाकी कंपनीज को भी अलाउ कर दिया गया। पूछ रहा है कि किस एक्ट में हुआ ये, आइए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, नहीं इसमें नहीं हुआ है। अगर आपने एक्ट पढ़ा है तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें तो ड्यूअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया था जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था, और इस एक्ट में पहली बार इंडिया को ब्रिटिश पोजीशन कहा गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड नन ऑफ द अबव। तो गाइस याद रखिए, आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जिन लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए मैं ये बोलूंगा, लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर पढ़ लो, यही चैप्टर है उसका, बड़े अच्छे से कवर किया, डिटेल में किया। या फिर कोई भी दूसरी जीएस की बुक ले लो, कहीं ना कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन ये टॉपिक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा चांस है इससे सवाल आने के। पिछले साल भी जेके पीएसआई के पेपर में पूछ लिया और जेके पीएससी एआर में तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्री इंडिपेंडेंस एरा। मुझे तो लग रहा है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो ने एवोल्यूशन पूछा है एआर में, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में, तो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे।
और सिर्फ रट्टा ही मारना है, कोई समझने वाली बात तो है नहीं इसमें। अगर हिस्ट्री के साथ पढ़ोगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, वरना रट्टा मार लो। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? तो चार्टर एक्ट में 1813 में इनकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एम्पावर्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया द पावर टू डिस्कस द बजट? कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ, असल में ये थोड़ा यहां पर टाइपो है, एम्पावर द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस बजट आना चाहिए था। ठीक है जी। तो डिस्कस बजट किस एक्ट में इनको बोला गया, कौन से एक्ट ने इनको पावर दी कि अब, पहले क्या होता था कि पहले बजट को डिस्कस नहीं कर सकते थे और बजट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में पास होता था, जो उस वक्त पर गवर्नर जनरल जिसका हेड हुआ करता था। लेकिन बाद में 1857 के बाद जब गदर हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें अब प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देनी चाहिए ताकि दोबारा रिपीट ना हो, प्रोविंसेस के पास अपनी पावर होंगी तो दोबारा बार बार से गड़बड़ नहीं करेंगे। तो ये दोस्तों हुआ था इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1892 में। कहां पर हुआ था? इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1892 में। रट्टा मारने वाली चीज को समझने वाली बात तो है नहीं, किस एक्ट में क्या हुआ याद रखना है। अब उसका कोई कहानी बना लो, चाहे निमोनिक बना लो, जैसा आपको याद रहता है वैसा याद रखो। तो इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1892 में बजट को डिस्कस करने की पावर दी गई थी किसको? प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। ठीक है जी। और 1861 में तो पोर्टफोलियो सिस्टम और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई थी, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे 1861 में, है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। द फेडरल कोड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? अब देखो फेडरल कोड के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल कोड का प्रोविजन लाया गया और 1937 में वो बनाया गया। फाइनली एक्ट आता है, एक्ट में चीजें आती हैं तो उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाता है आगे, है ना। सो व्हाट इज द आंसर हियर? बी, 1937 में फेडरल कोड को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूं, थोड़ा और क्लियर दिखेगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी, डायरकी प्रिंसिपल का मतलब क्या है? दोस्तों देखो, ड्यूअल गवर्नमेंट भी था, डायरकी भी था। ड्यूअल गवर्नमेंट आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किससे, और डायरकी का मतलब था कुछ और। आइए देखते हैं मतलब क्या था। डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इन टू हाउसेस, इसको तो बाइकैमरलिज्म कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये भी नहीं था। हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर्स, वन इन लंडन एंड अनदर इन दिल्ली, नो। फाइनली डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलिकेटेड टू द प्रोविंसेस इन टू कैटेगरीज, ये बिल्कुल सही बात है। डायरकी का मतलब था कि आप जो पावर आप दे रहे हो प्रोविंसेस को, कि प्रोविंसेस जी आपकी ये पावर है, आप इसमें रूल कर सकते हैं, इसमें हमारा इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी सेंटर का इंटरफेरेंस नहीं होगा। जैसे कि आज के टाइम पे हमको पता है कि 7th शेड्यूल में मेंशन्ड है कि किसकी क्या पावर होगी। सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट में वो सारी चीजें हैं जिसकी जो सेंटर की पावर है, इसमें स्टेट का कोई दखल अंदाजी नहीं है। स्टेट लिस्ट वो सारी पावर्स हैं इसमें सिर्फ स्टेट की पावर है, सेंटर की कोई दखल अंदाजी नहीं है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं कॉमन। ठीक है जी। तो असल में जो लिस्ट, जो सेंटर को, जो प्रोविंसेस को पावर दी गई, उस वक्त पे प्रोविंसेस कहते थे, स्टेट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता है। तो प्रोविंसेस को जो पावर दी गई थी उनको डिवाइड किया गया था 2 डिफरेंट कैटेगरीज में, और उन 2 डिफरेंट कैटेगरीज का नाम था रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। तो एक तो थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और एक थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उसको रिजर्व कर दिया गया था गवर्नर के लिए, यानी जो भी प्रोविंस का गवर्नर था वो अपनी मर्जी से इस पे अपना डिसीजन ले सकता था। लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वो ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ जो उनके मिनिस्टर्स थे उससे कर सकते थे, खुद से नहीं कर सकते थे। ठीक है जी। तो डायरकी का मतलब क्या हो जाएगा? डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। और 2 कैटेगरीज क्या थी? रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल। दोस्तों ये बात ध्यान रखने की है कि एक एक्ट ने डायरकी को सेंट्रल में लाया था, एक एक्ट ने डायरकी को प्रोविंस पे लाया था। दोनों पे क्वेश्चन है ताकि क्लियर हो जाए। पहला है इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1909, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड लास्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि सेंट्रल लेवल पे 1935 में आया था। 1927 में साइमन कमीशन आई थी, उसने फिर जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट के बेसिस पे 1935 का एक्ट लाया गया था। और इसमें
डायरकी को कहां लाया था? सेंटर में, और प्रोविंस से खत्म कर दिया गया था। तो आंसर क्या आ जाएगा कि सेंट्रल लेवल पे कब आया था डायरकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और अब अगला क्वेश्चन है प्रोविंस लेवल पे। आइए देखते हैं कि प्रोविंस लेवल पे कब डायरकी आई थी। Which of the following acts set up diarchy system at the provincial level? अब प्रोविंशियल लेवल, पहले हमने सेंट्रल लेवल पूछा, प्रोविंशियल लेवल पूछ लिया, तो कंफ्यूजन हो सकता है सवाल में। तो पढ़ना है कि कौन सा लेवल पूछा है, प्रोविंशियल पे कि सेंटर पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये ऑप्शन तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू तो सेंटर में आया था डायरकी, स्टेट में नहीं आया था, यानी प्रोविंस में नहीं आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। तो याद रखिए दोस्तों कि डायरकी प्रोविंस लेवल पे आई थी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो सिंपल सी बात है, 1919 में प्रोविंस लेवल पे आई और 1935 में सेंट्रल लेवल पे आई। इस 35 ने प्रोविंस लेवल पे कैंसिल कर दिया, बोला प्रोविंस लेवल पे अब नहीं रहेगी डायरकी, अब सिर्फ सेंट्रल लेवल पे रहेगी। और 1919 ने प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी लाई थी, सेंटर में कुछ नहीं किया था। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द एक्ट ऑफ 1909 was associated with introduction of electorate, decentralization, diarchy, legislative council। दोस्तों कभी कभार आपको लगता है कि एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हैं, उस सिचुएशन में जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन दी जाती है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लगे वो आंसर करिए। हम जानते हैं कि एक्ट ऑफ 1909 को इंडिया काउंसिल एक्ट भी कहते हैं और साथ में मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत सबसे जो हाईलाइट था कि पहली बार इस एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया, यानी मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया। तो इसको कहते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट भी कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है क्या नहीं है वो तो खैर पॉलिटी में हम बाद में कहीं किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे, पहले अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following acts introduce the principle of constitutional autocracy? सबसे पहले तो जानना जरूरी कि ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि पावर का किसी एक इंसान के हाथ में क्या करना, कंसेंट्रेट करना, एक्यूमुलेट करना पावर को, एक ही बंदे के पास मैक्सिमम पावर है। ठीक है ना, ऑटोक्रेट है जी ये, ठीक है ना। सो ऑटोक्रेसी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, यानी एक एक्ट के तहत किसी एक बॉडी को या किसी एक इंसान को या किसी एक ऑफिस में पावर को कंसेंट्रेट किया गया, यानी एक ही बंदे के पास मैक्सिमम पावर दी गई। तो अगर आप देखेंगे थ्रू आउट आर्टिकल 1935 में सारी पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई सेंट्रल के लिए, और काफी सारी पावर गवर्नर को दे दी गई डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए। तो ये वर्ड अक्सर इस्तेमाल किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, यानी रियल सेंस में मैक्सिमम पावर जब दी गई गवर्नर जनरल को, तो वो किस एक्ट में दी गई? वो दी गई थी 1935 एक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो ये जो टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक, ये याद नहीं रहता। इसका जितना एमसीक्यू करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत चांस है सवाल बनने के। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में तो डेफिनेटली आएगा, जेके पीएसआई में भी बहुत ज्यादा चांस है इसको क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है जी, आगे बढ़े। इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, कह रहा है कि बाई कैमरल यानी दो हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। पहली बार दो हाउसेस, पहले तो एक ही था, अब इनने दो हाउस बना दिए, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। पहली बार कब हुआ? इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो याद रखो दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेंट्रल लेवल पे बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर जो थी, जो गवर्नर जनरल जहां पर बैठा करता था, वहां पर बाइकैमरलिज्म आ गया, अपर हाउस एंड लोअर हाउस आ गए, यानी फिर बोलो काउंसिल ऑफ स्टेट एंड काउंसिल ऑफ पीपल, है ना। काउंसिल ऑफ पीपल होता है लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट होता है अपर हाउस। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस एक्ट ने प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म लाया और किस किस प्रोविंसेस में लाया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ये फिर से देखने की बात है। देखो पहले भी हमने देखा डायरकी एट सेंटर, डायरकी एट प्रोविंस, अलग अलग एक्ट ने लाया था। अब यहां पर क्या है? बाइकैमरलिज्म एट सेंटर, बाइकैमरलिज्म इन प्रोविंसेस। तो देखिए
बाइकैमरलिज्म इन प्रोविंसेस पता है कब आया था? जब आपका 1935 एक्ट आया था, उसमें बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम, इन जगहों पर क्या लाया? बाइकैमरलिज्म लाया। यहां पर भी दो दो काउंसिल एस्टैब्लिश कर दी, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो क्या आंसर हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आसान है, रट्टा मारना है भाई, इसमें कोई समझने वाली चीज तो है नहीं, इसलिए रट्टा ही मारना है आपको। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ। कह रहा है कि हमें पता है आज के टाइम पे गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 123 के अंडर। पूछा, देखो मुझे कैसे याद रहा कि ऑर्डिनेंस जो है 123 के अंडर है, तो मैंने इसके लिए मान लो एक वो बनाया हुआ है, एक लॉजिक बनाया हुआ है कि मुझे पता है कि 123 जो है 123, उससे पहले कौन सा क्या आता है? जीरो। तो जीरो ओ फॉर ऑर्डिनेंस, 123 ओ 123, मुझे ऐसे याद रहता है। तो ऐसे ही कुछ आपको आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए कुछ ऐसी कहानियां बनानी पड़ेंगी, कुछ ऐसा लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेजेस बनानी पड़ेंगी। तो कह रहे हैं कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने पहली बार इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी? तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ, उसके बाद जो अगला एक्ट हुआ था इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1861, उसमें दो चीजें आई। पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी अलग अलग लोगों को अलग अलग मिनिस्ट्रीज देना या फिर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी दे दी गई वाइसरॉय को। तो वाइसरॉय को दी गई थी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस एक्ट के तहत? डी, इंडिया काउंसिल एक्ट के तहत। तो रेलिक क्या आ जाएगा, यानी किस चीज से इंस्पायर्ड है? इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। तो अब देखो किस तरीके से जो चीजें आज है वो पहले से भी थी, और पहले से थी तो इसलिए इंस्पायर्ड हुई, इसलिए आगे भी कॉन्स्टिट्यूशन में आया। इसीलिए इस टॉपिक को बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ व्हाट? एवोल्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री इंडिपेंडेंस एरा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री? कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्जीक्यूटिव में आने के लिए पहली बार ऐसा कब हुआ कि जो इंडियंस जो हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आए? ठीक है जी, आइए देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1909। तो दोस्तों इसका आंसर है इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1909 में पहली बार ऐसा हुआ कि एक इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा गया जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इससे पहले भी इंडियंस होते थे लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ करते थे। तो पहली बार कब हुआ? 1909 में, कि पहला बार एक इंडियन को लॉ मेंबर बनाया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बनाया गया, और पहली बार उनने एडमिनिस्ट्रेशन में पहली बार एक इंडियन आए। तो आंसर क्या हो जाएगा जी इसका? इंडिया काउंसिल्स एक्ट। समझ में आ गई बात जी? आगे बढ़े। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स as in the Constitution of India is based on which of the following plans? देखो दोस्तों, पहली बार डिमार्केशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कब हुई? एक तो देखो, एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसमें फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट पहली बार मेंशन किया गया। लेकिन उससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में पावर्स को डिमार्केट कर दिया गया। तो अगर पूछे कि लिस्ट पहली बार कब मेंशन थी, फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो वो 1935 में हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन अगर पूछे कि पहली बार डिमार्केट कब हुई पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, तो पहली बार वो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं या फिर मोंटेगू-केल्मसफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। तो क्या आ जाएगा? मोंटेगू-केल्मसफोर्ड रिफॉर्म। इसमें पहली बार सेंटर और स्टेट की पावर्स को डिमार्केट किया गया, सेपरेट किया गया कि भैया आपकी पावर ये है, हमारी पावर ये है। ये तरीका था डिसेंट्रलाइजेशन का, ये तरीका था किसका? कि भाई प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने का। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करें। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? सबसे ऊपर कौन है? क्या सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है? क्या पार्लियामेंट सबसे ऊपर है? या फिर रिलीजन सबसे ऊपर है? बताइए आप खुद ही। देखो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ये दोनों चीजें तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाई है, तो ये दोनों चीजें कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करती हैं, तो ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है।
और रिलीजन भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। सबको बराबर रिलीजन को प्रैक्टिस करने की पावर्स हैं, रूल्स राइट्स हैं, लेकिन सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो सुप्रीम को क्या हो गया इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में? कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कह रहा है कि जो इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है, आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स की अगर पार्ट 3 की बात करें आप, तो पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है पार्ट 3, और उसी में फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं। तो आर्टिकल 13 में बताया गया है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये कहां से इंस्पायर्ड है, कहां से हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है? क्या यूके से, क्या यूएसए से, क्या यूएसएसआर से, क्या ऑस्ट्रेलिया से? तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा यूएसए। यूएसए से इंस्पायर्ड है, रटने वाली चीज है, कोई ऐसा याद रखने वाली तो है नहीं। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है प्रीएम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, जो हम लिखते हैं, वो किससे लिया गया है, किससे इंस्पायर्ड है? क्या इटली से है, क्या कनाडा से है, क्या फ्रांस से है, क्या यूएसए से? अगेन दोस्तों ये भी यूएसए से ही है, यूएसए से ही इंस्पायर्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगेन रट्टा मारने वाली चीज है, रट्टा मार लो उसको, इस पे सवाल बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं, तो याद होगा आपको तो बहुत अच्छी बात है। अगला, द कंसेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। कह रहे जो यूनियन ऑफ स्टेट है ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 अगर पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये किससे इंस्पायर्ड है, कहां से हमने सीखा? क्या ये अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से सीखा हमने, क्या ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा, या फिर ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से सीखा, या फिर स्विस कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा? तो दोस्तों याद रखो, या तो कनाडा लिखा होगा ऑप्शन में, या लिखा होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहां पर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। तो इंडिया ने या तो यहां कनाडा लिखा होगा, या तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट होगा, इससे इंस्पायर्ड है। समझ में आ रही बात जी? आगे बढ़े। The feature of federal system of Indian Constitution is inspired by Constitution of। कह रहा है कि फेडरल फीचर्स कहां से इंस्पायर्ड है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, या फिर आयरलैंड? बताइए जी, फेडरल फीचर्स कहां से इंस्पायर्ड है? इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो किससे नजदीक है? क्या वो यूएसए से नजदीक है, क्या वो कनाडा से नजदीक है, क्या वो यूके से नजदीक है, क्या यूएसए से नजदीक है? तो याद रखो दोस्तों, ये भी कनाडा से नजदीक है। कनाडा का फेडरल सिस्टम जैसा है वैसा ही कहीं ना कहीं इंडिया का भी है। समझ में आ गई बात दोस्तों? तो यही आंसर थे, यही बात थी, यही चीज थी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और भी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए इजाजत, वापस आएंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर से। थैंक यू सो मच। हमारा, जिन लोगों को पता नहीं, हमारा जेकेपीएससी एआर की बुक भी मार्केट में अवेलेबल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, और साथ ही साथ हमारा ऑनलाइन कोर्स धुरीना पे मिल रहा है। जो लोग भी अभी एआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो धुरीना से वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। आजकल दिवाली ऑफर चल रहा है, और आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में दिवाली मुबारक। उम्मीद है कि दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ब्रिंग लाइट्स टू इन एवरीवन्स लाइफ, और सभी खुश रहें, प्रॉस्पेरस रहें, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आए। थैंक यू सो मच।